नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम कर रहे हैं सीपीसी की बात। तो सीपीसी को बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 के भी हमने कुछ सेक्शंस देख रखे हैं, लेकिन हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोगों ने सीपीसी को जो शुरू किया है उसमें अब तक हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने सीपीसी में इंडेक्स का डिस्कशन देखा था, इंट्रो वाला पार्ट देख लिया है। इसके बाद पार्ट 1 शुरू होने से पहले प्रीलिमिनरी पार्ट था वो हम देख के आ चुके हैं। पार्ट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 2 के कुछ सेक्शंस हमने कर लिए हैं। उसके आगे के सेक्शंस को आज हम देखेंगे। 36 से 44 तक सेक्शंस हमने पार्ट 2 में देख लिए हैं। तो अब तक जिन लोगों ने ये वाली सीरीज नहीं देखना शुरू की है वो लोग जाके देख सकते हैं। जेएलओ के एग्जाम में आ रही है, जुडिशरी के एग्जाम में आती है, तो आप लोगों को इसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो हमारे जेएलओ की लास्ट डेट है वो कल है 25 तारीख को। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जाके। साथ में देखिए आप क्या है कि न्यू क्रिमिनल लॉज के वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। क्योंकि जैसे कि यूपी एपीओ का आप एग्जाम देख रहे हैं उसमें न्यू क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं। फिलहाल वो एग्जाम है जो अभी लेटेस्ट निकला हुआ है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर इनकी पीडीएफ से रिलेटेड अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको जाना होगा डीलो क्लासेस की ऐप पर। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे ले सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है डीलो क्लासेस का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है हम वहां पे अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये सब हो गई अब इंट्रोडक्शन वाली बात। अब हम फाइनली हमारा जो सेक्शन आगे के हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तब देखने से कोई फायदा नहीं होगा, अभी से आपको देखना चाहिए और उसके बाद एमसीक्यू लगाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज। देखिए हम सेक्शन 44A को देखेंगे। अब सेक्शन नंबर 44A क्या बात कर रहा है? व्यतिकारी राज्य की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की। क्या होता है इसके अंतर्गत? सबसे पहले आपको वर्ड को देखना होगा कि ये व्यतिकारी राज्य क्या होता है। ठीक है, तो जब व्यतिकारी राज्य को देखते हैं तो इसकी जो हमको डेफिनेशन मिलती है वो डेफिनेशन मिलती है हमको सेक्शन नंबर 44A के एक्सप्लेनेशन में इसकी डेफिनेशन हमको दिखती है। क्या लिखा हुआ है उसके अंतर्गत? अगर अभी तक आप लोगों के पास एक्ट नहीं है तो एक बार अपना एक्ट ओपन कर लीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। क्या है इसके अंतर्गत? व्यतिकारी राज्य यानी कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या होती है? भारत के बाहर का एक ऐसा देश या राज्य क्षेत्र होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा घोषित करती है। भारत का बाहरी क्षेत्र जिसे ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करता है, कौन करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, कई बार प्री में पूछा जाता है ये कि कौन करता है व्यतिकारी राज्यों को घोषित। ठीक है, और इसके बाद एक वरिष्ठ न्यायालय की परिभाषा भी दे रखी है जो बताया गया है कि वरिष्ठ न्यायालय एक ऐसा न्यायालय होता है जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। यानी इसी अधिसूचना में अगर किसी कोर्ट को वरिष्ठ न्यायालय घोषित किया जाता है तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो बेसिकली जो सेक्शन नंबर 44A है उसके अंतर्गत हमको दो डेफिनेशंस दे रखी है। सबसे पहले व्यतिकारी राज्य की यानी कि रेसिप्रोकल टेरिटरी की, और उसके बाद वरिष्ठ न्यायालय की। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए अब सेक्शन को पढ़ते हैं। ये ऐसे बोल रहा है कि भाई व्यतिकारी राज्य क्षेत्र जो होता है वो कौन सा होता है? जो कि ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद भेजा बोलता है कि उनको डिक्री भेजी जाती है बाय सर्टिफिकेट एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तो इसका कंक्लूड लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जब हम रेसिप्रोकल टेरिटरी के बारे में देखते हैं तो 3 पॉइंट निकल के आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या 3 बातें लिख रखी है। तो सबसे पहले वाले जो पार्ट है, देखिए 1 नंबर का पार्ट, 2 नंबर का पार्ट और 3 नंबर का पार्ट। ठीक है, सबसे पहले वाले में तो बोला गया है कि जहां भी किसी व्यतिकारी राज्य कौन सा है? जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा घोषित करता है। उस राज्य के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी की डिक्री की प्रमाणित प्रति यानी डिक्री की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो किसी जिला न्यायालय में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर फाइल की गई है, वहां उस डिक्री का जो एग्जीक्यूशन है वो ऐसे किया जाएगा
कि मानो वो जिला न्यायालय के द्वारा प्राप्त की है। तो कहाँ पे किया जाएगा? भारत में। माने मतलब कि उस डिक्री का एग्जीक्यूशन भारत में कहीं पे भी ऐसे किया जाएगा कि जैसे उसी जिला न्यायालय के द्वारा उसको पारित किया गया है। फर्स्ट नंबर का पॉइंट। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है? वरिष्ठ न्यायालय का ऐसा प्रमाण पत्र, यानी कि जो वरिष्ठ न्यायालय जिसको कि 44A के एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर रखा है, उसका जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, फाइल किया जाएगा। तो जो ऐसा प्रमाण पत्र फाइल किया जाएगा वो निश्चायक सबूत होगा। निश्चायक सबूत को कहाँ पढ़ते हैं हम? इंडियन एविडेंस एक्ट में और बीएसए में। ठीक है, दोनों एक ही है, तो इन दोनों में पढ़ते हैं हम निश्चायक सबूत को। ठीक है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसके सेक्शन छोड़ सकते हैं कि निश्चायक सबूत के आखिर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो 13 क है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करते हुए चलिए कि जो 13 क है, 13 जो सेक्शन है उसके खंड क से लेकर च तक अगर किसी विनिर्दिष्ट अपवादों में वो डिक्री आती है तो वो न्यायालय ऐसी डिक्री का निष्पादन करने से इनकार कर देगा। ठीक है, तीनों पॉइंट में ये वाली बात बोली गई है। एक बार हल्का से इसको रिवाइज करके अगर चाहें तो वापस देख सकते हैं। बेसिकली आपको 44A में ये पता होना चाहिए कि व्यतिकारी राज्य कौन होता है, इसको कौन घोषित करता है, वो जो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा वो निश्चायक सबूत होगा कि नहीं होगा। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन किस तरीके से किया जाएगा। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 45 क्या बोल रहा है? देखो कि सेक्शन नंबर 45 कह रहा है भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन, यानी एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है आउट ऑफ इंडिया। लेकिन जब हम सेक्शन 40 को देखते हैं, अब हम सेक्शन 40 देख के आ चुके हैं, वहां पे क्या बात करता था? आउट ऑफ स्टेट की बात करता था। आउट ऑफ स्टेट आपको कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए कि भारत के बाहर कहाँ पे दे रखा है? 45 में, और आउट ऑफ स्टेट कहाँ दे रखा है? सेक्शन नंबर 40 में। कई बार प्री में पूछ लिया जाता है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए। तो आप अपने सेक्शन नंबर 45 के पास में लिख लीजिए कि इसको हमको रीड विथ सेक्शन नंबर 40 करना है। अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई वह किसी राज्य में के न्यायालय को केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित किसी ऐसे न्यायालय में निष्पादन के लिए डिक्री भेजने के लिए सशक्त करती है। कौन करता है? ये जो धारा है ये सशक्त करती है किसी भी राज्य को केंद्र सरकार के प्राधिकार के द्वारा जो स्थापित कोर्ट है, अगर भारत के बाहर है तो उस न्यायालय में डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए सशक्त करती है। और किस तरीके से करेगा? स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा करेगा। ठीक है, ये हमने पूरा सेक्शन पढ़ लिया, लेकिन बेसिकली इसमें हमारी जो काम की चीज है वो इसकी हेडिंग है। ठीक है, आप इसकी हेडिंग को ध्यान में रखना है। अब देखिए सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 46 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार प्री में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया जाता है, डिटेल भी पूछी जा सकती है। तो ध्यान से देखते हुए चलिए क्या बोल रहा है। देखो, आज्ञा पत्र होता है सेक्शन नंबर 46, जिसको प्रिसिप्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रिसिप्ट्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोल रहा है? कौन करेगा? देखो, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय। ठीक है, किस पर करेगा? जो डिक्रीदार होता है। इन सब की डेफिनेशन हम डेफिनेशन क्लोज में पढ़ के आ चुके हैं। अगर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, एक बार पीछे जाके वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन क्लोज हमने बहुत अच्छे तरीके से किया था। जब तक डेफिनेशन नहीं समझेंगे हमको नहीं समझ में आएगा डिक्री क्या होती है, डिक्री पारित करने वाला कोर्ट कौन सा होता है, डिक्रीदार कौन होता है, निर्णित ऋणी कौन होता है। इन सबके डेफिनेशन हम पहले देख के आ चुके हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सारे डेफिनेशन क्लोज को आप देख के आएंगे। ठीक है, तो जब डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर, एप्लीकेशन पर अगर उसको सही लगता है, ऐसे किसी न्यायालय को, कौन सा कोर्ट होगा जो उस डिक्री का निष्पादन करने के लिए सक्षम है, आज्ञा पत्र निकाल सकेगा, प्रिसिप्ट्स निकाल सकेगा कि वो किसकी संपत्ति को? निर्णित ऋणी की संपत्ति को कुर्क कर ले। और कौन सी संपत्ति होगी? वो जो उस आज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट की गई है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नामक कोर्ट है, ठीक है, इसमें डिक्री पास की, ये डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है। इसमें जो डिक्रीदार है ये आवेदन करता है कि भाई ये जो बी नामक कोर्ट है, सक्षम कोर्ट है, इस सक्षम कोर्ट में मेरी कोई संपत्ति है, इसमें मेरा निर्णित ऋणी रहता है। तो निर्णित ऋणी के पास 1, 2, 3, 4 ये 4 संपत्ति है। उसमें से ये 3rd नंबर वाली संपत्ति जिसको कि उसने आज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट किया है, इस प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाए।
ठीक है, ये आवेदन करता है, तो फिर ये क्या करेगा, सक्षम न्यायालय इसकी संपत्ति को कुर्क कर लेगा। कौन सी संपत्ति, जो उसने आज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट करी है, ठीक है। वह कोर्ट जिसे आज्ञा पत्र भेजा जाता है, किसको भेज रहा है, ए कोर्ट भेज रहा है बी कोर्ट को आज्ञा पत्र, आज्ञा पत्र। तो वो कोर्ट जिसे आज्ञा पत्र भेजा जाता है उस संपत्ति की ऐसी रीति से कुर्क करने के लिए कार्यवाही करेगा जो डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के लिए विहित की गई है। यानी कि डिक्री को एग्जीक्यूट करने में जिस तरीके से संपत्ति को कुर्क किया जाता है, अटैच किया जाता है, उस तरीके से संपत्ति को कुर्क करेगा। अभी आगे के प्रोविजंस आएंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि संपत्ति को किस तरीके से कुर्क किया जाता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जैसे जो बी कोर्ट है उस तरीके से संपत्ति को कुर्क करेगा जिस तरीके से डिक्री के निष्पादन के लिए रीति विहित कर रखी है संपत्ति को कुर्क करने के लिए। आई बात समझ में? कुर्की कितने टाइम तक वैलिड रहेगी, कई बार प्री में पूछा गया है, अंडरलाइन कर लो इस बात को। कुर्की 2 मास तक वैलिड रहेगी, जो अटैचमेंट रहेगा वो 2 महीने तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, या फिर जब तक डिक्री ट्रांसफर नहीं कर दी जाए तब तक वैलिड रहेगा, ठीक है। कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। अब देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। तो 2 सेक्शन है 47 और 48, इनमें से 48 तो हो गया है डिलीट और 47 हमको पढ़ना है। 48 कब से डिलीट हुआ, पहले ये देखो। 48 जो डिलीट हुआ था, क्या हमको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल कई बार डिलीटेड वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कब डिलीट हुआ था, ठीक है। तो 1 जनवरी 1964 से 1 जनवरी 1964 से ये रिपील्ड हो गया था, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट के बाद। अब देखो आप सबसे पहले, अब इसके बाद हम 47 सेक्शन को देखेंगे कि प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, ठीक है। जस्ट इसने हेडिंग दे रखी है, उसके बाद 3 पॉइंट दे रखे हैं। ये यहाँ पे सेक्शन नंबर 47 है, इसने फिर बाद में बता दिया हमको कि सेक्शन नंबर 48 रिपील्ड हो गया है, जिसको कि हमको नहीं देखना है। कब से रिपील्ड हुआ है, 1 जनवरी 1964 से, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब जो 47 है इसके 3 पॉइंट निकल के आए। क्या क्या पॉइंट है कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला कोर्ट करेगा। तो प्रश्न कौन कौन से होंगे, वाद के पक्षकार और उनके प्रतिनिधियों के बीच में डिक्री जिसमें डिक्री पारित की गई थी, डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन और तुष्टि से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। इनके संबंध में प्रश्न होने चाहिए। किसके बीच में उत्पन्न हुए होंगे, वाद के पक्षकारों के बीच में और उनके प्रतिनिधियों के बीच में। किस संबंध में, जो डिक्री पारित की गई है उसके संबंध में। तो जो डिक्री पारित की गई है, अगर उसका निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन किया गया है, उसका उन्मोचन किया गया है, उसकी तुष्टि की गई है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो करेगा। कौन करेगा, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से वाद धारित नहीं किया जाएगा। दोबारा देखिए कौन कौन से प्रश्न होंगे, जो वाद के पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, यानी कि पार्टी, और इसके साथ साथ जो उनके प्रतिनिधि है, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है। जो डिक्री पारित की गई है, जिस भी चीज के पक्ष में डिक्री पारित की गई है, उसके निष्पादन, उन्मोचन और तुष्टि इनके संबंध में होना चाहिए। कौन करेगा, जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है वो करेगा, ठीक है। जो ये केस चल रहा है इसी के अकॉर्डिंग करेगा। इसके लिए कोई अलग से वाद नहीं होगा, अलग से वाद नहीं होगा, ये देख रहे हैं आप। फिर इसका सेकंड पॉइंट जो है वो रिपील्ड हो चुका है। और फिर इसका जो थर्ड पॉइंट है वो बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, वहां ऐसा प्रश्न इस धारा के लिए अवधारित होगा। प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हुआ है वह वाद का पक्षकार है, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसमें थर्ड पॉइंट में हमको क्या बता रहा है कि भाई कोई पक्षकार है किसी, तो वो कौन बताएगा। अगर भाई जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद को खारिज हो गया, तो वो व्यक्ति भी पक्षकार होगा, ये बोल रहा है ये वाला पॉइंट। इसके अलावा ये बोल रहा है प्रतिनिधि कौन है या नहीं, ये भी ये धारा हमको अवधारित करेगी। कौन सी धारा, 47। तो बेसिकली जो 47 है वो ये बोल रहा है प्रश्न कौन कौन से होंगे जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूटेड कोर्ट करेगा। कौन कौन से प्रश्न होंगे, जो वाद के पक्षकार उनके प्रतिनिधियों के बीच होंगे, निष्पादन, उन्मोचन और तुष्टि के संबंध में होंगे। इनके लिए कोई अलग से वाद दायर नहीं किया जाएगा। ये जो केस चल रहा है इसी के अंतर्गत इन प्रश्नों का अवधारण किया जाएगा,
ठीक है, प्रतिनिधि है या नहीं ये भी इसी वाले सेक्शन में डिफाइन किया जाएगा। और जो प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो गया वो भी वाद का पक्षकार ही माना जाएगा। ठीक है, ये सारी बात हमको सेक्शन नंबर 47 ने बताई। 48 हमारा रिपीट हो चुका है। अब देखिए ये वाले पॉइंट देखते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री में भी पूछे जाते हैं, मेन में भी पूछे जाते हैं, तो बेसिकली हमको इनको देखना है। अंतरितीय और विधिक प्रतिनिधि, दो सेक्शन है 49 और 50। सबसे पहले कौन आता है? अंतरितीय आता है, फिर उसके बाद आता है विधिक प्रतिनिधि, ट्रांसफरी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेफिनेशन याद करेंगे, सेक्शन नंबर 49 हमको बोलता है अंतरितीय यानी ट्रांसफरी की, 50 बोलता है विधिक प्रतिनिधि। कई बार विधिक प्रतिनिधि को तो प्री में भी पूछा गया है, प्लस मेंस में भी पूछा गया है, और अंतरितीय बेसिकली प्री में पूछा जाता है डायरेक्टली सेक्शन, तो इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसको देखेंगे हम बेसिकली। तो सबसे पहले बोला डिग्री का जो हर अंतरितीय होता है, जो भी उसके सामने वगैरह होंगे, इक्विटीज वगैरह होंगी, उसके अधीन ही उनको धारण करेगा। डिग्री का जो हर अंतरितीय होती है, जो भी उसकी इक्विटीज होंगी, साम्य वगैरह होंगे, उनके अधीन उसको धारण कर लेगा। जिन्हें निर्णित ऋणी मूल डिक्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था। ये वाली सिंपल सी बात दे रखी है, जिसको कि इतना डिटेल नहीं देखना है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा जाता है? सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेंगे। बस इसमें ये होता है कि भाई जितने भी साम्य वगैरह होते हैं, इक्विटीज वगैरह होता है, उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके साथ ही उसको धारण करेगा जो अंतरितीय होता है। अब सेक्शन नंबर 50 को देखो, विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट आता है, आपको पता है कई बार पूछा जाता है। कई बार हम कई जगह वर्ड देखते हैं, विधिक प्रतिनिधि क्या होता है, उसका विधिक प्रतिनिधि वाद दायर कर सकता है, उस विधिक प्रतिनिधि को संपत्ति सौंप दी जाएगी। तो कौन होता है आखिर विधिक प्रतिनिधि? तो देखिए आप, डिक्री तुष्ट होने से पहले, मतलब डिक्री को जो फाइनल वगैरह होती है उसके पहले अगर निर्णित ऋणी मर जाए तो डिक्री का धारक आवेदन करेगा कि निष्पादक विधिक प्रतिनिधि करे। ठीक है, डिक्री तुष्ट होने से पहले अगर ये जो जैसे कि मान लीजिए एक है डिक्री का धारक, ये है हमारा निर्णित ऋणी। अगर निर्णित ऋणी मर जाता है तो ये बोल रहा है कि जो इसका विधिक प्रतिनिधि होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो क्या करेगा? डिक्री का निष्पादन करेगा। ठीक है, डिक्री का धारक आवेदन करेगा कि जो भी निष्पादन है, वो एग्जीक्यूशन है, वो किसके द्वारा करवाया जाए? वो विधिक प्रतिनिधि के द्वारा दायर किया जाए। मान लीजिए इसका विधिक प्रतिनिधि है सी, तो ए कहेगा कि भाई सी के द्वारा इस जो डिक्री है उसका निष्पादन करवाया जाए। जहां डिक्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है, वहां जितनी संपत्ति उसके हाथ आई है वहां तक वह दायी होगा, वह या वैनित ना की गई है। यानी कि मान लीजिए ये जो बी है, बी की प्रॉपर्टी से इसका निष्पादन करवाना है, तो बी की प्रॉपर्टी से मान लीजिए 50% प्रॉपर्टी इसके पास आई है, 50% प्रॉपर्टी किसी और की थी, इसके कोई वो था पार्टनर वगैरह, उसकी थी। तो जितनी प्रॉपर्टी सी के पक्ष में आई है उसमें से वो क्या करेगा? निष्पादन करवाएगा। ठीक है, जहां क्या बोल रहा है? जितनी संपत्ति उसके हाथ आई है वहां तक वह दायी होगा, और वैनित ना की गई हो, मतलब कोई बेची नहीं गई हो किसी के पक्ष में। मान लीजिए 50% में से 25% बेच दी गई हो, तो भाई इसके पास तो अगर 25% आई तो उसी में से तो करेगा, अलग से थोड़ी ना अपने पास से संपत्ति थोड़ी ना दे देगा, अपनी संपत्ति में से थोड़ी ना डिक्री का निष्पादन करवाएगा, ये बोल रहा है। एग्जीक्यूटिव कोर्ट, जो निष्पादन करने वाला कोर्ट होता है, स्व प्रेरणा से यानी अपनी मर्जी से परिस्थितियों को देखते हुए या डिक्रीदार के आवेदन पर ऐसे लेखाओं को जो सही समझे पेश करने के लिए विवश कर सकेगा। इस विधिक प्रतिनिधि को कहेगा कि जो भी आवश्यक अकाउंट्स हैं, आवश्यक अकाउंट हो गए, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए, वो पेश करो। तो अगर उसको लगता है तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट या तो अपनी मर्जी से मामले को देखते हुए, या फिर अगर किसी डिक्रीदार, जैसा कि हमने बोला था ए डिक्रीदार है, तो डिक्रीदार के एप्लीकेशन पर क्या कर सकता है? इसको कह सकता है कि भाई अकाउंट वगैरह जो भी है, डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो इनको जमा करवाओ। आई बात समझ में? एक बार इस सेक्शन को एक्ट में से गो थ्रू करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्किप नहीं करना है। देखिए अब सेक्शन 51 से 54 देखेंगे। क्या बात करता है? बात करता है एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर वगैरह होता है, वो उसकी बात करता है यहाँ पे ये वाला सेक्शन। तो क्या बोल रहा है देखो, कि हमको जब एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखना है तो हमको जाना होगा 51 से 54। एक पैटर्न याद करिए कि भाई कोई भी जो टॉपिक चल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि जब हम याद करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अच्छा निष्पादन प्रोसेस देखना है तो हम इन 4 सेक्शंस का ध्यान आना चाहिए, इसके अलावा कहाँ क्या कुछ है हमको कुछ नहीं देखना। निष्पादन प्रोसेस में हमको ये 4 सेक्शन पता होने चाहिए। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 51 बोलता है
निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्ति, एग्जीक्यूट करवाने की जो कोर्ट की पावर है, वो बात कर रहा है कि किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, यानी जो कंडीशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो विहित की जाए, न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर आदेश दे सकेगा कि डिक्री का निष्पादन, न्यायालय यानी कि कोर्ट जो डिक्रीदार है उसके आवेदन पर, एप्लीकेशन पर ऑर्डर देगा कि डिक्री का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। संपत्ति के परिदान के द्वारा किया जा सकता है, संपत्ति देकर के, कुर्की या विक्रय के द्वारा किया जा सकता है, गिरफ्तारी या निरोध के द्वारा किया जा सकता है, रिसीवर की नियुक्ति के द्वारा किया जा सकता है, या अन्य रीति से किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना केवल प्री के लिए बल्कि मेन के लिए भी। एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम आप प्री और मेन के क्वेश्चन आप साथ साथ बताइए, तो बिल्कुल मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए जहां मुझे लग रहा है कि ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वहां प्री बता रही हूँ, जहां दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लगता है मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे से प्रयास किए जा रहे हैं, तो प्लीज आप भी हमारे लिए प्रयास कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए अच्छा है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छे से प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी स्टडी देने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात बता रही हूँ मैं आपको कि भाई डिक्री का एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, परिधान करके कर दो, कुर्क कर दो, विक्रय कर दो, गिरफ्तारी कर दो, निरोध कर दो, या रिसीवर को अपॉइंट करके कर दो, या कोई अन्य प्रोसेस जो दिया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये 4 तरीके दे रखे हैं डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के। ठीक है, जहां डिक्री धन के संदाय के लिए है, मनी डिक्री है, वहां पे अरेस्ट का ऑर्डर यानी गिरफ्तारी तब तक नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय को नहीं लगे, क्या नहीं लगे, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कि निर्णित ऋणी परिणाम पैदा करने में बाधा या विलंब पैदा करेगा, यानी कि किसी तरीके की डिफिकल्टी देगा, यानी कि जो रिजल्ट निकल रहा है उस रिजल्ट को आने में क्या करेगा, डिफिकल्टी देगा, या न्यायालय की सीमाओं से फरार होने वाला है, संपत्ति के किसी भाग को हटा चुका है या हटाने वाला है, डिक्री की रकम का पर्याप्त साधन होने के बाद भी संदाय नहीं कर रहा है। क्या क्या चीजें कर रहा है देखो, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या कर रहा है, डिफिकल्टी, बाधा पैदा कर रहा है, इसके बाद वो सीमाओं से फरार होने वाला है, कोर्ट की जो सीमाएं हैं उनसे फरार हो जाएगा, या कोर्ट की सीमाओं में जो उसकी संपत्ति है उसके किसी भाग को वो हटा चुका है या ऐसा करने वाला है। जब तक कोर्ट को नहीं लगता, अगर लग जाता है तो फिर वो उसको क्या करेगा, अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है डिक्री उस राशि के लिए जो निर्णित ऋणी के वैश्वासिक हैसियत में आबद्ध था, यानी कि जो डिक्री उस राशि के लिए है जिसका लेखा यानी कि अकाउंट वगैरह देने के लिए, लेखा देने के लिए वो क्या था, वैश्वासिक हैसियत रूप से देने के लिए आबद्ध था, मतलब वो बाउंड था कि आपको इसको बताना ही पड़ेगा, इस डिटेल को आपको देना ही पड़ेगा। अगर वो इन चीजों को नहीं करता है तो फिर क्या किया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा। अदरवाइज क्या किया जाएगा, संपत्ति को परिदान करके, कुर्की विक्रय, निरोध, गिरफ्तारी, रिसीवर की अपॉइंट। लेकिन अरेस्ट तब तक नहीं करेंगे, किस मामले में, केवल मनी डिक्री के मामले की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, मनी डिक्री के मामले में जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक वो कोई डिफिकल्टी नहीं पैदा करे, भागने वाला नहीं हो, अपनी संपत्ति को नहीं हटाने वाला हो, उसके पास पर्याप्त साधन है फिर भी वो संदाय नहीं कर रहा हो तो अरेस्ट करेंगे, या फिर ऐसी राशि की डिक्री है जिसका कि अकाउंट्स वगैरह देने के लिए, डिटेल वगैरह देने के लिए वो बाउंड है और वो नहीं कर रहा तो उसको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ये वाला पॉइंट बोलता है 52, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन कैसे किया जाएगा। जो विधिक प्रतिनिधि होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन किस तरीके से किया जाएगा, सेक्शन नंबर 52 कहता है, सूट के दौरान या जो कोई वाद वगैरह चल रहा है उसके दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर जो मृतक के पक्षकार को विधिक प्रतिनिधि बनाया जाता है। ए और बी के बीच में वाद चल रहा है, इनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मान लीजिए इसका सी है और इसका डी है, ठीक है, तो इसकी मृत्यु होने पर इसको क्या बनाया जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा, और अगर ये मर जाता है तो इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा। विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ डिक्री होने पर निर्णित ऋणी स्टेटस बताता है, वहां डिक्री ऐसे एग्जीक्यूट की जाएगी मानो व्यक्तिगत रूप से उसके विरुद्ध पारित की गई थी। ठीक है, ये बोल रहा है कि विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ अगर डिक्री हो जाती है तो निर्णित ऋणी ये बताएगा
कि वो क्या लगता है उसका। जैसे कि मान लीजिए इसका बेटा लगता है, पोता लगता है, भतीजा लगता है, जो भी लगता है कि भाई इसका पोता है तो ये इसका लीगल प्रतिनिधि होगा। तो वो उसका अगर स्टेटस बता देता है तो वहां डिक्री एग्जीक्यूट की जाएगी कि मानो कि डायरेक्टली इसके ऊपर एग्जीक्यूट हुई है डिक्री, ठीक है, इसके विरुद्ध पारित हुई है। फिर 53 बोलता है केवल रीड ओनली सेक्शन है, केवल रीड ओनली सेक्शन। क्या बोल रहा है, पैतृक संपत्ति का दायित्व किस तरीके से आएगा, तो मृतक की संपत्ति ऐसे मानी जाएगी जो इस विधिक प्रतिनिधि के रूप में पुत्र या अन्य वंशज के रूप में आई है, ठीक है, केवल रीड ओनली है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 54 देखो क्या बोल रहा है, संपदा का विभाजन या अंश का पृथककरण किस तरीके से किया जाएगा। पूरी संपत्ति के लिए जितने हकदार हैं उनमें प्रॉपर्टी का विभाजन किया जाएगा। संपदा का विभाजन कैसे किया जाएगा, मान लीजिए ये पूरी प्रॉपर्टी है, तो इस पूरी प्रॉपर्टी में संपत्ति के जितने हकदार है, मान लीजिए ए, बी, सी और डी, तो इनमें बराबर विभाजित किया जाएगा। और अंश का पृथक्करण कैसे किया जाएगा, किसी एक को अंश देना, बाकी प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड रहेगी। मान लीजिए ये ए बोलता है मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो, बाकी तुम कुछ भी करते रहो, तो इस एक को इस प्रॉपर्टी में से अंश दे दिया जाएगा और जो ये बाकी प्रॉपर्टी है वो अनडिवाइडेड रहेगी, बी सी डी की एक साथ रहेगी, ठीक है। ये अपना हिस्सा लेके अलग होना चाहता है तो इसको अलग कर दिया जाएगा और बाकी प्रॉपर्टी एक साथ रहेगी। जहां डिक्री ऐसी अविभक्त संपदा की है जहां गवर्नमेंट को रेवेन्यू निर्धारित करना है, राजस्व निर्धारित करना है, तो यह इसके पृथक कब्जे के लिए संपदा का विभाजन कलेक्टर या इसके द्वारा निमित्त ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। प्री में कई बार पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लो इस चीज को कि किस तरीके से संपदा का विभाजन किया जाएगा। तो कैसे बोल रहा है भाई, संपदा का विभाजन कैसे किया जाएगा, पूरी संपत्ति है तो उसके जितने हकदार है उनमें विभाजित करके किया जाएगा। पर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है भाई मेरे अंश का पृथक्करण कर दो, तुम चाहे कैसे भी रहो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अलग होऊंगा। तो फिर क्या होता है, उस व्यक्ति को उसका हिस्सा देके अलग कर दिया जाएगा और बाकी तीनों चारों साथ में रहेंगे। अगर बोलता है कि भाई डिक्री अगर ऐसी अविभक्त संपत्ति की है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू निर्धारित करना है या फिर इसके लिए पृथक कब्जे के लिए कोई वाद दायर करना है, तो क्या करेगा, संपदा का जो विभाजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा या फिर कलेक्टर किसी अन्य ऑफिसर को अपॉइंट करेगा तो उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। आज हमने कौन कौन से सेक्शन देखे हैं, देखिए सेक्शन नंबर 44A से लेके सेक्शन नंबर 54 तक आज वाले हमने पार्ट में देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम गिरफ्तारी और निरोध को देखेंगे, अरेस्ट के प्रोविजंस वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बिना किसी देरी के अगर आपको फायदा मिल रहा है तो उसको फायदे को उठाना सीखिए। सीपीसी बहुत टिपिकल सब्जेक्ट होता है, आपको आसानी से पढ़ाया जा रहा है, तो उसका फायदा उठाइए और अपना आज से ही कोर्स शुरू कीजिए। ठीक है, सीपीसी की क्लासेस हो चुकी हैं, पार्ट 1 देख चुके हैं हम, पार्ट 2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी पार्ट को देख लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। लॉ वालों के लिए भी बहुत, जो एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में समझाई जा रही है एक एक चीज। और जो जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सेक्शंस याद करना शुरू कीजिए, ठीक है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं जेएलओ के अंतर्गत। तो आज से शुरू कीजिए अपनी तैयारी को और जुड़े रहिए डीलो क्लासेस के साथ में। मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।